आ जाइए आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जुनैद, हेलो गुलफाम, हेलो शिखा, हेलो शेख, हेलो। आज आप रिवीजन भी करने वाले हैं और साथ के साथ क्वेश्चंस डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर लेक्चर नंबर 13 हम करने वाले हैं और इसमें हम देखने वाले हैं यहाँ पर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो अंदर तो पूरा माल खाली है, ठीक है, अंदर तो पूरा माल खाली है। हाँ जी, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, सबसे सर आप कैसे बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये, क्या बेटा आपने यूट्यूब पर मेरी क्लास देखी थी? नहीं देखी थी तब भी बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन अगर देखी तो बढ़िया बात है। क्या तुमने मेरी यूट्यूब पर क्लास देखी थी बेटा? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। नहीं देखी कोई बात नहीं, जिन्होंने देखी बहुत बढ़िया फायदा हुआ होगा आपको। नहीं देखी तो बेटा देख लेना प्लीज, ठीक है, क्योंकि देख लेना। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी देखी कोई बात नहीं, ओके, जिन्होंने देखी उनको फायदा हुआ होगा, आई होप। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तुम में से एक बच्चा है यार, ठीक है, जो ये मेल करता है कि सर हमारे होमवर्क नहीं आता है। एक बच्चे ने ये मेल किया, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। एक बच्चा है, ठीक है, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। उसने, बच्चा या लड़की है, गर्ल है, वो है, कोई भी है, उसने एक मैसेज किया है कि सर हमारे होमवर्क नहीं आ रहा है। आरएम 2 का स्टूडेंट है वो, ठीक है। हाँ जी, अरे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपके होमवर्क देखो, अभी आज मैं होमवर्क डिस्कस करवाऊंगा, तो आपके पास यहाँ पर जो भी अपन वो मॉड्यूल है, आपके कोर्स में मॉड्यूल है तो सही, मॉड्यूल, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वो जो डाउट नट है बेटा, डाउट नट के जो सिस्टम में ना, इनके डायरेक्ट मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, तो मैं क्या करवा रहा था आपको कि जो पीडीएफ है बेटा, उस पीडीएफ को अच्छे से सोल्व करवा रहा था, उसी में अपने बहुत सारे क्वेश्चन करें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर किस भी कौन है बेटा, मेरे को भी नहीं पता, कोई लड़का ही है वो। हाँ हाँ जी, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसका मैसेज आया कि सर हमारे होमवर्क नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो बेटा अपन इसमें ना अपन मॉड्यूल में कर रहे हैं, मॉड्यूल जानते हो ना, आपके सिलेबस में अपलोड करवा दिया, बहुत सी बार आप उस चक्कर में परेशान भी होते हैं, हमारे मॉड्यूल नहीं दिख रहा उसमें, ठीक है। ओके, तो उस मॉड्यूल के अंदर आप देखो, मैंने आपको होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को आप ट्राई करें, डेली ट्राई करें, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, जैसे बताता जा रहा हूं। तो आपको, और ये जो एक पर जो होमवर्क के क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत हल्के फुल्के होते हैं, उसमें इतना मजा भी नहीं आता है, ठीक है। ओके, बहुत से में आपके रॉन्ग हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, जो भी है लफड़ा वफड़ा, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है, इस वजह से मैंने ऐसे किया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो अब सबसे पहले रिवीजन कर लें, सबसे पहले रिवीजन कर लें, अब सबसे पहले रिवीजन कर लें, सबसे पहले रिवीजन कर ले, फिर आपके होमवर्क डिस्कस कर दूंगा फटाफट वन शॉट में, जल्दी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस। ओके, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, सारी बातों को समझ लेते हैं। ओके, हाँ जी, लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से अच्छे से सारी बातों को एकदम क्लियर करेंगे। ओके, अच्छे से मैं रिवाइज करवाता जाऊंगा। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़े, अभिक्रिया क्या होती है, बंध विखंडन, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अभिक्रिया मध्यवर्ती, ठीक है, एरोमेटिक, सारी बातें, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा बेटा कोई भी अभिक्रिया कैसे होती है, एकदम सिंपल से, क्रियाधार होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है, दोनों अभिक्रिया करते हैं, फिर बीच में मध्यवर्ती बनता है या संक्रमण अवस्था होती है जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। डन, एकदम क्लियर बेटा। ओके, फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यार बंध किस तरीके से टूटते हैं, किस तरीके से बनते हैं वो। फिर वहां पर अगला, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी क्रियाविधि को समझने के लिए आपको 4 जानकारियों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पहला, बंध विखंडन क्या होता है, मध्यवर्ती कौन से बन सकते हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कौन कौन से इसमें लगते हैं। अपने नोट्स निकालो, बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करते जाओ, नोट्स निकालो और बढ़िया से रिवाइज करते जाओ, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, हाँ जी, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, बंध विखंडन। बंध विखंडन मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, बंध विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांश बंध विखंडन, एक होता है विषमांश बंध विखंडन। समान रूप से बंध टूट जाए, असमान रूप से बंध टूटे विषमांश। समांश बंध विखंडन में मुक्त मूलक बनता है, असमांश बंध विखंडन में कार्बोनाइन या कार्बोनाइन बनता है। रिवीजन भी करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा, जो मैंने आपको कहा था 50 से लेकर 104 तक, ठीक है। ओके, विषमांश बंध विखंडन में कार्बोनाइन बनता है, ठीक है। रिवीजन चल रहा है बेटा, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन। ओके, हाँ जी, समांश बंध विखंडन में मध्यवर्ती के रूप में मुक्त मूलक बनता है, पढ़ाया हुआ है, आपके नोट्स खोल के वहां से रिवाइज कर सकते हो, यहाँ पे बोली सब कुछ लिखाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। ओके, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनाइन बनता है। अच्छा, कब समांश विखंडन होगा हमको कैसे पता चलेगा? हेल्पर की उपस्थिति में समांश बंध विखंडन होता है। हेल्पर का मतलब H मतलब हीट मतलब उष्मा, E मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत ऊर्जा, अपवर्डन करवाया जाए क्वेश्चन में। L मतलब लाइट, सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा, E बराबर H न्यू। P मतलब परोक्साइड, कोई परोक्साइड दिया जाए उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो। R मतलब रेडिकल, कोई दूसरा रेडिकल का मतलब मुक्त मूलक, रेडिकल मतलब मूलक, ठीक है। ओके, तो इनमें से कोई एक भी केस लगा रखा हो तो वहां पे समांश बंध विखंडन होता है। सूर्य के प्रकाश में, उष्मा में विद्युत अपवर्डन कराना, ये वो, ये परोक्साइड दे रखा है, अन्य रेडिकल दे रखा है, तो वहां पे ये होता है। अच्छा, समांश बंध विखंडन होता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, इसमें बेटा समांश बंध विखंडन में आप एक पॉइंट और ले लेना। अरे बताऊंगा, सबका नंबर आएगा बार-बार। समांश बंध विखंडन में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, समांश बंध विखंडन अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होता है। समांश बंध विखंडन अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति लेना, समांश बंध विखंडन अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होता है, ठीक है। अध्रुवीय, नॉन पोलर, क्योंकि यदि विदाउट चार्ज वाले होते तो विदाउट चार्ज वाले सॉल्वेंट में ही घुलते हैं। हाँ जी, क्लियर मामला। ओके, अब विषमांश बंध विखंडन, असमान रूप से बंध टूट जाए तो उसमें कार्बोनाइन बन जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंस होता है, लो टेंपरेचर पे भी अभिक्रिया हो सकती है, सिंपल सी कहानी। ओके, अब आते हैं यहाँ पर अभिक्रिया मध्यवर्ती। क्या रिपीट करूं बेटा? समांश बंध विखंडन अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होता है। समांश बंध विखंडन अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होता है, और अध्रुवीय विलायक हमने लिखे हुए हैं, बेंजीन हो गया, एनहेक्सेन हो गया, CCl4 हो गया, CH2 हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, दैट्स इट। रिवीजन करवा रहा हूं बेटा, पढ़ा क्या रहा हूं, जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। अभिक्रिया मध्यवर्ती, अभिक्रियाओं के दौरान कौन कौन से मध्यवर्ती बनते हैं? सबसे पहले मुक्त मूलक कब बनता है? जब बंध का समान रूप से विचलन होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं मुक्त मूलक कैसे बनता है बेटा, जब बंध समान रूप से वितरित हो तो मुक्त मूलक बनता है। जैसे कि यहाँ पर इस मुक्त मूलक में जो कार्बन है उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन आता है, ये बंध वैसा का वैसा, ये बंध वैसा का वैसा, ये बंध वैसा का वैसा, बस खुद का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो, यह एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन स्पीशीज है, उदासीन कोई आवेश नहीं होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन। कुल संयोजित इलेक्ट्रॉन 7 है, 6 बंध में है, 1 फ्री है, ठीक है। अष्टक अपूर्ण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। ओके, संकरण 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा sp2 संकरण। ये इलेक्ट्रॉन किसमें रहेगा? एक बचे हुए p कक्षक में, शुद्ध p कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। शुद्ध p कक्षक जो संकरण में भाग नहीं लेता, असंकृत कक्षक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ज्यामितीय समतल त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें कार्बोनाइन, कोई फालतू बातें नहीं करेगा, किसी का फालतू कमेंट नहीं आना चाहिए बेटा, मैं चाहता हूं यहां पे अगर मैं एनर्जी लगा रहा हूं वो सही जगह पे इस्तेमाल हो, ठीक। ओके, कार्बोनाइन कार्बन पे धनावेश, ठीक है। विषमांश बंध विखंडन के द्वारा ये कार्बोनाइन 1 बंध 2 बंध 3 बंध चौथा बंध टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, बेचारा गरीब हो जाएगा, तो उसका जो कक्षक था खाली हो जाएगा। तो एकदम खाली कक्षक होता है इसके पास, 3 सिग्मा बंध 3 सिग्मा में sp2 संकरण। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, अष्टक अपूर्ण 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा तो, और देखो चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय संकरण 3 सिग्मा sp2, ज्यामितीय समतल त्रिभुज। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि अष्टक अपूर्ण है। हाँ जी,
अगर हम बात करें कार्ब एनायन के बारे में, कार्ब एनायन कब बनता है? जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले ले। तो भाई 3 बंध तो थे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी ले लिए, एक खुद का एक पड़ोसी का, पड़ोसी की वजह से ऋणावेश आ गया। ठीक है, ओके। विषमांश बंध कुल इलेक्ट्रॉन 8, 6 तो बंध में 2 खुद के, 6 बंधित 2 अबंधित। अष्टक पूरा है, हाँ जी, अष्टक पूर्ण इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म एवं इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त है, अष्टक पूर्ण एवं इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। ठीक है, चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, संकरण sp3 हो जाएगा। 3 सिग्मा, अरे हाँ जी, 3 सिग्मा 1 लोन पर sp3, ज्यामितीय पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा, रिवीजन करवा रहा हूं। अगला था आपके कार्बिन। कार्बिन एक उदासीन मध्यवर्ती होता है जिसमें कार्बन 2 एकल बंधित परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बिन एक उदासीन मध्यवर्ती जिसमें कार्बन 2 एकल बंधित परमाणु से जुड़ा हुआ है, या मैं बोलूं कार्बन द्विसंयोजी होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री। तो कार्बिन एक उदासीन मध्यवर्ती है, द्विसंयोजी है, जिसमें कार्बन 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन रखता है। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, 2 इस बंध में 2 इस बंध में 2 ये रहे, 4 बंधित है 2 अबंधित है, अष्टकपूर्ण इलेक्ट्रॉन युग्म दैट्स इट। ओके, नाइट्रीन, नाइट्रीन में एक एकल बंधित नाइट्रोजन होता है जिसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2। उदासीन नाइट्रोजन, ठीक है, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, 2 बंध में होते हैं जबकि 4 अबंधित होते हैं, अष्टकपूर्ण होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होगा, नाभिक स्नेही न होकर इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। ठीक है, ओके। बेंजाइन, अभी तक में बेंजाइन ध्यान रखना, बेंजाइन एक मध्यवर्ती है जो कि एरोमेटिक होता है, सारे कार्बन इसके sp संकलित न होकर के sp2 संकलित होते हैं, sp2 संकलित होते हैं, sp2 संकलित होते हैं, ये मध्यवर्ती होता है, ध्यान रखना। ओके, बाकी फर्जी बात है इसमें, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, अगला इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही गरीब आदमी, अब गरीब या तो उसका अष्टकपूर्ण या उसके पास रिक्त कक्षक हो तो गरीब हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वह अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही धनावेशित अथवा उदासीन दोनों हो सकते हैं। तो धनावेशित में अष्टकपूर्ण धनायन, ऐसा धनायन जिसका अष्टकपूर्ण हो, तो ये सब गरीब आदमी। हेलोजन में F+ नहीं होता है क्योंकि F+ बनता ही नहीं है। फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत होता है बेटा, तो फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज कभी आ नहीं सकता, समझ में? तो F+ नहीं बनता है, इसलिए Cl+, Br+, I+ ये बन सकते हैं, CO+ एक इधर CO+, ठीक है, आदि। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही Na+, K+, Mg2+, Ca2+ ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं हो सकते क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है, क्लास में बताया था और अच्छे से समझना है तो। ठीक है, H3O+, NH4+ ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होते, इनमें अष्टक पूरा इनका, अष्टक अपूर्ण धनायन या अष्टक पूर्ण धनायन, गॉट इट? ओके, हाँ जी। उदासीन में जो इलेक्ट्रॉन जिनका अष्टक अपूर्ण हो या जिनके पास रिक्त डी कक्षक हो, लुईस वो सारे इसमें जैसे कि BH3L, Cl3, BF3, L, Br3 ये अष्टक अपूर्ण है, जबकि ZnCl2, FeCl3, SnCl2, SnCl4 इनके पास रिक्त डी कक्षक है, डी कक्षक डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, केंद्रीय परमाणु के पास डी कक्षक। अब देखो आप ZnCl2 सर इसका 3D तो भरा हुआ है, अरे 4s 4p 4d आगे खाली। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? ध्यान रखना SO3 एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पर जैसे धनावेश आएगा बॉन्ड क्षेत्र धन, CO2 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखें। ठीक है, उभयदंती, उभयदंती क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दाता परमाणु, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन O-, नाइट्रोजन O-। ठीक है, सभी इसका आंसर बना था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको मैंने दिए थे, ये पहली स्लाइड कंप्लीट। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सबको क्लियर बेटा? पहले वाले में से एकदम क्लियर? कौन सा चैप्टर चल रहा है, नशे में हो क्या? पहली वाली स्लाइड कंप्लीट एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को या बच्ची को। अब आगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हाँ जी, लेक्चर नंबर 2। अब लेक्चर नंबर 2 में चले, इसमें हमने क्या देखा भाई? लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा आक्रमणकारी अभिकर्मक और मध्यवर्ती के बारे में। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए। SO3 का उदाहरण था, इलेक्ट्रॉन स्नेही पूछा था। नाभिक स्नेही की तरफ कौन व्यवहार करेगा? जो अमीर NH2- नाभिक स्नेही है। ठीक है, कार्ब एनायन क्या होता है? ऋणावेश है उसके पास, अब आप समझ सकते हो वो क्षार भी होता है और एक नाभिक स्नेही भी होता है। क्षार कब बोलेंगे? जब वो H+ को इलेक्ट्रॉन युग्म दे, नाभिक स्नेही जब वो कार्बन को दे। डन डन, ओके, हाँ जी। ठीक है, ये उभयदंती हो गया, रिवीजन हो गया। ओके, अब नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही हमने पढ़ा। नाभिक स्नेही क्या होता है बेटा? कल हेलो एल्केन पढ़ेंगे हम, कल हेलो एल्केन पढ़ेंगे, 12th का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा, होमवर्क भी करेंगे, आज चिंता मत करो, होमवर्क भी करेंगे, लेकिन इससे तुम्हारे कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी, मेरी बात मानो। ठीक है, हाँ जी, नाभिक स्नेही सबको पता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, चाहे लोन पेयर के रूप में, चाहे ऋणावेश के रूप में, चाहे पाई इलेक्ट्रॉनों के रूप में। तो जितने भी ऋणावेश है, जितने भी लोन पेयर वाले हैं, ठीक है, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन, याद करो मैंने पूछा था बेंजीन क्या होती है? एक नाभिक स्नेही होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन, देखो बेंजीन है, एल्कीन है, एल्काइन है आदि। उभयदंती जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु, यहाँ Cn- में कार्बन भी, नाइट्रोजन भी है, NO2- में नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, NH2H में नाइट्रोजन भी है। ठीक है, डन। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, तुम्हें बहुत सारी चीजें यहाँ से प्रॉब्लम करती थी। स्थायी अस्थायी, स्थायी में 3 आ जाते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद या मेसोमेरिक और अतिशयोगमन। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक एकदम सिंपल था। ओके, अब प्रेरणिक प्रभाव, पहली बात ये सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों पे लगता है, दूरी पे डिपेंड करता है, करता है कि नहीं करता है? करता है। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के आंशिक विस्तारीकरण की घटना प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है। अरे हाइड्रोकार्बन नहीं करेंगे, पहले 12 का करेंगे, फिर करेंगे हिमांशु मिश्रा, बार-बार मत बता। ठीक है, ओके, ये एक स्टेबल इफेक्ट होता है, हर कंपाउंड में लगता है। 3 से 4 कार्बन के पश्चात इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, ओके, कारण क्या होता है? 2 परमाणु में दोनों की विद्युतताओं में अंतर हो तो ये लग जाता है ऑटोमेटिक। जिसकी विद्युतता ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन हल्के से उसकी तरफ खिसक के चले जाएंगे, या संकरण में अंतर हो, एक कार्बन sp संकलित है, एक sp2 है, sp संकलित की विद्युतता ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिसक जाएंगे। ठीक है, ओके, sp sp2 sp3, sp कार्बन की एन ज्यादा, फिर sp2 की फिर इसकी। समझ में आई क्या मेरी बात बेटा? हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा, दीपक यादव नशे में था। ओके, 3 आदमी, एक धनावेशित, एक उदासीन, एक अमीर, किसको इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा जरूरत है? गरीब की, फिर मिडिल क्लास, फिर अमीरों के पास तो वैसे बहुत है। ठीक है, ओके, अब मैंने आपको अलग अलग उदाहरण बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे। यहाँ कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, जिसकी विद्युतता ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिसक जाएंगे। भाई इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, मतलब इसलिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये sp2 कार्बन, ये sp3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये sp कार्बन, ये sp2, sp वाले की एन ज्यादा खींचेगा। ये sp2 है, ये sp3 है, बेंजीन खींचेगी, बेंजीन माइनस आई प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, देखो, ठीक है, मैं बोलता हूं ना बेंजीन का माइनस आई, देखो खींच रहा है वहां पे, ये sp ये खींचेगा। ठीक है, ओके, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई बन के पश्चात इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, ओके, कारण क्या होता है? 2 परमाणु में दोनों की विद्युतताओं में अंतर हो तो ये लग जाता है ऑटोमेटिक। जिसकी विद्युतता ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन हल्के से उसकी तरफ खिसक के चले जाएंगे, या संकरण में अंतर हो, एक कार्बन sp संकलित है, एक sp2 है, sp संकलित की विद्युतता ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिसक जाएंगे। ठीक है, ओके, sp sp2 sp3, sp कार्बन की एन ज्यादा, फिर sp2 की फिर इसकी। समझ में आई क्या मेरी बात बेटा? हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा, दीपक यादव नशे में था। ओके, 3 आदमी, एक धनावेशित, एक उदासीन, एक अमीर, किसको इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा जरूरत है? गरीब की, फिर मिडिल क्लास, फिर अमीरों के पास तो वैसे बहुत है। ठीक है, ओके, अब मैंने आपको अलग अलग उदाहरण बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे। यहाँ कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, जिसकी विद्युतता ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिसक जाएंगे। भाई इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, मतलब इसलिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये sp2 कार्बन, ये sp3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये sp कार्बन, ये sp2, sp वाले की एन ज्यादा खींचेगा। ये sp2 है, ये sp3 है, बेंजीन खींचेगी, बेंजीन माइनस आई प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, देखो, ठीक है, मैं बोलता हूं ना बेंजीन का माइनस आई, देखो खींच रहा है वहां पे, ये sp ये खींचेगा। ठीक है, ओके, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई जो दे रहा हूं, ऐसा समूह जोड़ो जो इलेक्ट्रॉन देने में मदद करे, देने में मदद करे। अब देगा कौन? या तो जिसके ऊपर ऑलरेडी ऋणावेश है,
या जो कम विद्युत ऋणी जिसे खींच लिया जाए, या तो कोई खुशी खुशी दे दे या इसे खींच लो। कम विद्युत ऋणी परमाणु एवं ऋणावेशित आयन प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। सबसे ज्यादा जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव है, जो खुद खुशी खुशी दे रहा है, अरे लो मालिक लो, तो भी निकाल, फिर तो जोड़ जबरदस्ती वाला हो गया सौदा। जिसकी विद्युत ऋणता कम वो आसानी से देगा, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, किसकी ईएन कम, कार्बन की, तो कार्बन पहले दे देगा, लो मेरे बाप, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अरे सर ये ऑक्सीजन तो अनुनाद में भाग ले रहा है ना, पहले घर में देगा, ये तो किसको देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक देगा, घर में कोई लेने वाला है नहीं उससे। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। फिर अब एल्किल समूह के बारे में बात करें, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये जनरली क्या करते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, बिल्कुल। जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है, इनका प्लस आई भी बढ़ता जाता है। जैसे कि देखो मेथिल, इन समूह के नाम याद होने चाहिए, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, फिर ब्यूटिल, ठीक है। समूह बढ़ते जा रहे, बढ़ता जाएगा। सर ये पाई में क्यों नहीं लगता, बेटा पाई में नहीं लगता, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे लगता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई में अनुनाद लगाना मेरे भाई, ठीक है, ओके। मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, प्रत्येक ब्यूटिल, ध्यान होना चाहिए। हाँ कंप्लीट हो गया बेटा, आराम जाने बेटा, उसको आगे जानेंगे बहुत अच्छे से चैप्टर में। हाँ जी, ये आपके पास CH3, ये है CD3, ये है CH3, HDT का है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ठीक है, ध्यान रखें। सबसे छोटा बंद होता है CT का, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना आसान है, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जाएगा, आगे डिलीवर करता जाएगा, यार माल बहुत दूर से आ रहा है, फिर आएगा फिर देगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन पे, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इसका हो जाएगा, ठीक है, ओके। वेरी गुड बेटा, सर कल मेरे पापा ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट का टेस्ट लिया, सभी राइट, क्या बात, थैंक यू बेटा। हाँ जी, ठीक, डन। प्लस आई प्रभाव, जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो पहले देंगे, फिर उदासीन वाले देंगे, CH2 NH, फिर कार्बन 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 कार्बन, ठीक है क्या, ओके, ये हो गया। माइनस आई प्रभाव मतलब खींचने वाला समूह, खींचने वाला समूह, खींचने वाला समूह, धनावेशित आयन जो गरीब हो, ठीक है, जो या ईएन वाला इधर दे, ठीक है, या तो चोर चोरी करेगा या अमीर आदमी, भैया इससे हम कुछ बोल नहीं सकते, देना पड़ेगा, ठीक है। लेने वाले भी दो तरह के हो सकते हैं, चोर ले ले या कोई बड़ा अफसर ले ले तो खींच लेना, ठीक है, माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, तो ट्रिक पे आ जाओ, ट्रिक अगले पेज पे आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को, एकदम सिंपल सा मामला है, एकदम सिंपल सा सौदा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को बेटा। इसमें योगेश इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब लेक्चर नंबर 3, वेरी गुड, ओके। हाँ जी, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद, गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, अरे OH खींचेगा ऑक्सीजन, इनको कार्बन से जोड़ के देख लो, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन की खींचेगा, खींचेगा वो देगा, डन डन डन, ठीक है। माइनस आई का घटता हुआ क्रम, ठीक है, अभी यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे इसकी, ठीक है, आगे चल करके, ठीक है। हाँ जी, माइनस आई प्रभाव की अलग अलग उदाहरण मैंने आपको बताए, ठीक है, जो गरीब है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन जुड़ रहा है, फिर ये जुड़ रहा है, फिर ये जुड़ रहा है, इनकी सबके मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, बढ़िया से आप डिटेल में देख सकते हो बेटा, ठीक है। हाँ जी, अरे ट्रिक कहाँ गई भाई, हाँ, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सूफियाना डांस करता है, NF3+, NR3+, NH3+, NO2 और साइनाइड, फिर SO3H, ठीक है। फिर यहाँ पे करता है का एल्डिहाइड, और फिर यहाँ पे COOH, एल्डिहाइड ध्यान रखना है। फिर फादर करेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, फिर कोरा ईथर एल्कोहल, कोरा ईथर एल्कोहल, फिर यहाँ पर आइन बेंजीन डबल हजामत होगी, आइए एल्काइन का माइनस आई, फिर उससे कम फेनिल वाले का, फिर उससे कम एल्कीन का, सबसे कम हाइड्रोजन का, ये ध्यान रखना। किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, दुख हो, चिंता हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, पूछ सकते हो, जब वहाँ क्वेश्चन आएगा ना तब ऐसे में बनाया मुझे आ जाएगी है, इसको 10 बार लिख के याद रखो, 10 बार लिखो, इसको कैसे याद नहीं होगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। आई प्रभाव के क्या प्रभाव, आई प्रभाव की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कार्बन आयन मुक्त मूलक, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है। कार्बन देखो, कार्बन आयन मुक्त मूलक दोनों गरीब आदमी को तो चाहिए, तो प्लस आई प्रभाव उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस आई घटाएगा। ऋण आयन उसके पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो उसे खींच लो, माइनस आई प्लस आई, ठीक है क्या, अमन यादव पढ़ाई ध्यान दे। हाँ जी, निम्न की स्टेबिलिटी देखो, तो गरीब 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 से जितने ज्यादा एल्केन समूह जुड़ते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो कार्बन आयन में जनरली डिग्री बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, मैंने आपको यहाँ पे बताया। मुक्त मूलक में डिग्री बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ाया, कार्बन आयन में पहले ऋणावेश था, फिर और ऋणावेश, क्योंकि देने वाले समूह बढ़ रहे, अरे मेरे को चाहिए नहीं भाई, मैं तुमसे ये बोल रहा हूं उल्टा ले लो, तुम तो दिए जा रहे हो, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा, कार्बन आयन में उल्टा हो जाता है, छोटी डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी डिग्री वाला ही था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री डिग्री, यहाँ ऑक्सीजन भी ऋणावेश, यहाँ पे ऋणावेश, यहाँ पे ऋणावेश, यहाँ पे ऋणावेश, देने वाले समूह बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे मेथिल है, यहाँ एथिल है, यहाँ आइसोप्रोपिल, यहाँ प्रत्येक बाप रे बाप बहुत सारे ऋणावेश आ गए मेरे तो यार, मैं तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाऊंगा, मेरे को फटाफट ये ऋणावेश खत्म करना है। तो शारीरिक मैंने देखा था तुरंत ही दान कर देता था H+ को, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी, सबसे ज्यादा शारीरिक इसकी, समझ में आया, ठीक है। गरीब देखो यहाँ पे ये एकल बंधित कार्बन, ये द्विबंधित, ये त्रिबंधित, त्रिबंधित की विभिन्नता ज्यादा होती थी, sp कार्बन रहा था वो पहले, है ना, डन डन डन, एकल बंधित पे ज्यादा स्टेबल, प्रतिशत S लक्षण बढ़ रहे हैं, ईएन बढ़ रही है, धनायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर एकल बंधित, ये द्विबंधित, एकल बंधित पे ज्यादा स्टेबल, ऋणावेश द्विबंधित पे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ खींचने वाला फ्लोरीन लगा रखा है, यहाँ क्लोरीन, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, ज्यादा खींचेगा, ठीक है। यहाँ पे NO2 लगा रखा है, यहाँ Cl लगा रखा है, NO2 ना ओमपुरी, ठीक है। फिर ये कलेक्टर पीछे आता है तो उसका लग जाएगा, ठीक है। यहाँ एक Cl है, यहाँ 2 Cl है, 2 Cl लगाएंगे ज्यादा स्टेबल करेंगे। सर समझ में नहीं आ रहा, चल गया मत देख बेटा, बाद में देख लेना, नहीं समझ में आ रहा है जो तुम ऐसे बच्चे कभी कभी आते हो। हाँ जी, अम्लीय सामर्थ्य एवं क्षारीय सामर्थ्य का निर्धारण, मैंने आपको कहा था कि आगे पढ़ाऊंगा और आगे पढ़ाया। अम्ल और क्षार इनके बारे में हमने अच्छे से आगे डिटेल में चर्चा करी। अम्लीय सामर्थ्य खींचने वाले समूह बढ़ाते हैं, क्षारीय सामर्थ्य देने वाले समूह बढ़ाते हैं। हाँ जी बेटा, पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा नूर, फिर आप बोल रहे थे ना कि समझ में नहीं आता। अनुनाद, अनुनाद क्या होता है सब जानते हो। अनुनाद की नीड क्यों पड़ी, अणुओं की संरचना को ज्यामिति को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके सभी गुणों की व्याख्या उनकी एक संरचना से नहीं कर सकते, तो उनकी मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीस स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, उसी को हिंदी में लिख दिया था उन्होंने, कैनोनिकल संरचनाएं, ठीक है, ओके। जो कि अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती है, अनुनादी संकर वास्तविक होता है, ठीक है। अनुनाद से क्या फर्क होता है, जिन यौगिकों में अनुनाद होता है उनका स्थायित्व सामान्य यौगिकों की तुलना में अधिक होता है, अनुनाद ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉनों की विस्थापन की घटना अनुनाद कहलाती है। अनुनाद की वजह से द्विबंध में एकल बंध और एकल बंध में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। हाँ जी, अनुनाद की शर्तें क्या, कंडीशन होती है अनुनाद की, अनुनाद का कुछ भाग, अणु का कुछ भाग या पूरा भाग समतलीय होना चाहिए, पहली तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन देख लो, अणु में संयुग्मन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉनों में, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल धनायन, डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल मुक्त मूलक, डबल सिंगल डबल, या फिर ये। हाँ जी, यहाँ पर अच्छा ये मैंने जो लिखवाया था इसके बारे में, डबल बॉन्ड फिर लोन पेयर, इसके बारे में नहीं पता, देखो ध्यान से। अरे ये क्या खुल गया, ओए होए, हाँ जी देखो ध्यान से, यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, क्या बेटा CO2 के अंदर अनुनाद होता है, पहली बात मुझे बताओ। देखो ध्यान से, CO2 के अंदर अनुनाद पाया जाता है। सर इसमें तो कोई संयुग्मन नहीं दिखाई दे रहा है,
CO2 के अंदर रेजोनेंस होता है, होता है, होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, भले दो हो कितने भी होने मतलब नहीं है, इस पे भी लोन पेयर है। तो देखो ध्यान से, जो डबल सिंगल डबल वाला संयुग्मन मैंने आपको बताया ना, डबल डबल लोन या फिर लोन पेयर दिख जाए, फिर दो पाई बंद दिख जाए, वहां पे देखो ध्यान से कैसे, देखो सल्फर CH2 में नहीं होता है बेटा, क्योंकि वहां पे पाई बंद बहुत ही ज्यादा, सल्फर का साइज बड़ा है। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल डबल। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे सकता है और देगा तो ये बंद शिफ्ट हो जाए, कोई कार्बन 5 बंद नहीं बना सकता। तो यहाँ पर ये ऐसी संरचना में भी एग्जिस्ट करता है, O माइनस बन जाए C, इधर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, इधर धनावेश, ऐसा भी हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है। ये प्रोसेस इधर भी हो सकता है कि यार ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दे दे, ये इधर शिफ्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस पाया जाता है। वेरी गुड बेटा आयुष, हाँ जी, समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में? लोन पेयर क्या होता है बेटा, तो अभी नया आया, ठीक है, एकदम क्लियर है क्या? ओके, पहले पुराना लेक्चर देख, ठीक है मेरी बात सबको समझ में आया? तो CO2 में भी रेजोनेंस पाया जाता है। ओके, लिख लेना अपनी कॉपी में ऊपर वाली स्पेस पे, बेटा CO2 में अनुनाद होता है, डबल बॉन्ड संयुग्मन में है। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर ये ऑक्सीजन दे दे तो ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये कार्बन मैक्स टू मैक्स 4 ही बंद बना सकता है। सर हमारे में केमिस्ट्री के मॉड्यूल नहीं आते बेटा, मैं खुद डालता हूं यार, मैंने 2-3 बार तुमसे पूछा भी है, कंफर्म भी करवाया है, तुमने बोला भी है कि हाँ, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल बेटा सुनो पूछो, ओके, अब वापस से, हाँ जी, ये क्लियर हो गया, बाकी सब हमने देखा, ये वाला हमने देखा, बैक बॉन्डिंग बेटा टाइप का रेजोनेंस इस टाइप का। हाँ, अब देखो ध्यान से, बाकी सब बातें आपको अनुनाद, डबल सिंगल डबल, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड हो तो कैसे करते हैं? देखो ये बेंजीन में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं, अनुनादी संरचना बनाना बहुत सिंपल होता है, ठीक है, ओके। डबल सिंगल डबल घूम करके आगे बढ़ जाएगा, अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, बेंजीन में अनुनाद करना आता है आपको, ठीक है, ओके, खत्म हो गया, आगे देखो, हाँ जी, हाँ, फिर उसके बाद आगे हमने देखा डबल सिंगल डबल, अगर इसे खुली श्रृंखला में हो, जैसे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसमें संयुग्मन करवाना है, उधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों दिशाओं में किधर भी नचा सकते हो उसको। तो जब ये पाई बंद इधर आएगा तो यहाँ पे गरीबी आएगी, ये गरीब फिर आगे वाले को खींचेगा, तो जैसे ये पाई बंद इधर जाएगा बेटा, तो यहाँ पर जाएगा ऋणावेश, जैसे यहाँ धनावेश बनेगा तो ये पास वाले अगले वाले पाई बंद को शिफ्ट कर लेगा, यहाँ ऋणावेश यहाँ धनावेश, दोनों के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, इधर गरीबी आ गई, इधर अमीरी आ गई, उल्टा भी हो सकता था, ओके, दोनों दिशाओं में जा सकता है, दोनों दिशाओं में जा सकता है, ठीक है। अरे यार तुम्हें दीपक कुमार तुम्हें सब दे दो, तभी तुम सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, अगर यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीजों को नहीं करोगे तो, ठीक है, मैंने ये चीज बेटा, ठीक है, ओके। और इसमें देखो अनुनाद की वजह से सब बंदों में डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के आ गए, तो सब बंद समान लंबाई के, सब बंद समान लंबाई के होते हैं, ठीक है, ओके, हाँ जी, सेम इस तरीके, जहां जहां तक अनुनाद है देखो, डबल सिंगल डबल तो इतने भाग में अनुनाद होगा, ठीक है, डबल बहुत दूर डबल कोई अनुनाद नहीं है, हाँ जी, डबल सिंगल ऋणायन वाले में ऋणायन वाला देगा, चाहे उसकी विभिन्नता कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, वो देगा, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, पाई बंद आगे बढ़ेगा। जैसे एलिल कार्ब ऋणायन, देखो ये एलिल कार्ब ऋणायन था बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 पे ऋणावेश लगा दो, तो ऋणायन जिस पे भी है वो तो देगा, तो ऋणायन पाई में कन्वर्ट होगा, पाई वाला आगे कैसे घुमाते जाओ अनुनादी संरचना क्लियर करवाते जाओ, ठीक है बेटा, ओके। बेंजीन में से बना सकते हैं अपन। अब फिनॉक्साइड आयन मैंने बना दिया, O माइनस, ऑक्सीजन भी ऋणावेश देगा, तो यहाँ पे ये देगा, फिर ऐसे घुमाते जाओ ऐसे बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया C5H5 नेगेटिव साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्ब ऋणायन, इस पे ऋणावेश को पाई में कन्वर्ट करेंगे, पाई वाला ऋणावेश में कन्वर्ट होगा, फिर ऋणावेश को पाई में कन्वर्ट करेंगे, पाई वाला ऋणावेश में कन्वर्ट होगा, फिर ऋणावेश को पाई में कन्वर्ट करेंगे, पाई वाला ऋणावेश में कन्वर्ट होगा, फिर ऋणावेश को पाई में कन्वर्ट करेंगे, पाई वाला ऋणावेश में जाएगा, फिर ऋणावेश को पाई में, पाई वाला ऋणावेश में, जब तक कि पहली संरचना मिल जाए घुमाते जाओ, ठीक है। ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये वास्तविक संरचना है, बाकी सब अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, काल्पनिक। सभी अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं होती, सभी अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं होती यार। तुम सबके पास आरएम बेच 1 बेच 2 सबके पास आरएम है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ के दिखाई दे रहा है कुछ के नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने तो दोनों में डलवाया भाई, मेरी तरफ से तो मैं डलवा ही रहा हूं, पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है, वो एक का प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, मैं तो अपनी तरफ से दोनों में डलवाया। हाँ जी, डबल सिंगल लोन पेयर जिस भी परमाणु पे वो देगा, अब उस पे भले विद्युतता कम हो या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो डबल सिंगल लोन पेयर, इसके ऊपर लोन पेयर है, दान करेगा, भले ऑक्सीजन है, कार्बन से ज्यादा विद्युत तब भी देगा, ठीक है। दे करके इस तरीके से अनुनादी संरचना बनाएंगे। वाइनिल एल्कोहल, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दिया, क्लोरोबेंजीन, हेलोजन अनुनाद में तो देता है, भले विद्युतता ज्यादा है तब भी देगा, ठीक है, क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से देगा। फिर मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ये फिनोल की अनुनादी संरचना और एनिलीन की अनुनादी संरचना आपको बनाने के लिए बोला था, करा होगा आपने अच्छे से, ठीक है। डबल सिंगल धनायन, एलिल कार्ब धनायन, गरीब आदमी खींचेगा, तो इस धनायन के द्वारा इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा जाएगा। सर आपने कहा था कि अनुनाद से रेजोनेंस में बंध लंबाई कम हो जाती है, हाँ डबल बॉन्ड की, एकल बंध छोटा हो जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में तो सिंगल बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं, तो डबल बॉन्ड तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन एकल बंध में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। हर अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगेगा, और सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, तो एक की बंध लंबाई बढ़ रही है और एक की घट रही है। हाँ जी, ये बेंजीन कार्ब धनायन खींचेगा, बाहर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें ज्यादा अनुनाद, इसमें कम अनुनाद है। फिर यहाँ पे साइक्लोपेंटा डाइनाइल कार्ब धनायन बनाया आपने अच्छे से बनाया, फिर ट्रोपेलियम कार्ब धनायन आपने बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है। इस टाइप ट्रोपेलियम की ज्यादा अनुनादी संरचना है, फिर इसमें कम, इसमें सबसे कम, ठीक है। मुक्त मूलक वाला समांश बंध विखंडन द्वारा मैंने आपको बताया, एकदम बढ़िया से आपने क्लियर किया, उसको भी देखा, ठीक है। निम्न यौगिकों की अनुनादी संरचना, बेंजल्डिहाइड की अनुनादी संरचना, एसिटोफिनोन की अनुनादी संरचना मैंने आपको दिया, आपने बनाने की कोशिश करी होगी। यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन की ज्यादा, इस पे धनावेश, पाई इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, सेम यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ धनावेश, तो बाहर निकालते जाओ अनुनादी संकर बना सकते हैं, ठीक है, ओके। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कहां से करें बेटा? आइसोमेरिज्म देखो मैंने आपको कितना मटेरियल दे रखा है, आपको मॉड्यूल डलवा रखे, दिवाली वाला क्वेश्चन बैंक डलवा रखा है और होमवर्क के क्वेश्चन डलवा रखे, फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हो यार, ठीक है, ओके। हाँ जी, NO2 का नाइट्रोबेंजीन का मैंने आपको खुद बनवाया, बेंजोइक अम्ल का आपको बनवाने के लिए दिया, साइनाइड का साइन नाइट्रोबेंजोनाइट्राइल का आपको दिया, ठीक है। हाँ जी, फिर मैंने आपको क्या बताया, यदि किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, और वो अनुनाद में भाग ले रहा है, संकर में उसका कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। जैसे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नाइट्रो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर उसके पास, तो एक लोन पेयर तो अनुनाद में भाग लेगा, तो उसका तो संकरण में कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे वाले का रहेगा। तो डबल सिंगल, ये सिंगल और एक लोन पेयर, 3 काउंट होगा, तो संकरण sp2 आएगा, एक वाला तो विस्तार निकलता है, दूसरा वाला विस्तार निकलता है, समझ में आया, ओके। और अगर वहां अनुनाद में भाग न ले, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन आ रहा है, संयुग्मन टूट गया, तो इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर इसी के पास रहेंगे, तो एक सिग्मा ये 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर 4, ठीक है बेटा। मैंने तो दी है बेटा,
ओके, फिर यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। यदि किसी एटम पर लोन पेयर एवं पाइबंध दोनों हो तो अनुनाद में पाइबंध को प्राथमिकता दी जाती है, ये भी मैंने बताया। इस 3D में देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी पाइबंध भी, तो संयुग्मन किसका देखा जाएगा? डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल का, ना कि लोन पेयर का, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर खत्म, फिर आगे बढ़े। ठीक है, फ्लो मत बिगाड़ो बेटा, अभी आप अच्छे से चलने देते हैं चीजों को, बढ़िया से क्लियर करते हैं। हाँ, अब लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या देखा? लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या देखा, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में अनुनाद मेसोमेरिक इनके बारे में देखो, किसमें कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई न्यूनतम है। नॉर्मल कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई कुछ होती है, अब लघुत्तम कब हो जाएगी? जब अनुनाद जैसी कोई चीज आ जाए। ठीक है, यहां पर थर्ड वाले ऑप्शन में जो नाइट्रोजन के क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है, अनुनाद में पार्टिसिपेट करेंगे, डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाएंगे। तो पहला वाला कंपाउंड, दूसरा वाला, थर्ड वाले में ड्यू टू रेजोनेंस बंध लंबाई में द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे, बंध छोटा हो जाएगा। ठीक है, वाइनिल क्लोराइड की कौन सी अनुनादी, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। हाँ जी, अनुनादी संरचना, फिर हमने अगला टॉपिक पढ़ा अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। न्यूट्रल सबसे पहले, फिर अष्टकपूर्ण, अष्टकपूर्ण में फिर देख लो कि धनावेश कम वाले पे ज्यादा स्थायी, ऋणावेश ज्यादा वाले पे स्थायी, खत्म बात, एकदम सिंपल सी। समझ में आया? ओके, एकदम बढ़िया से। समान आवेश पास पास है तो वो हाईली अनस्टेबल रहेगा। ठीक, फॉर्मिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं बताई, उदासीन वाली, फिर यहाँ पर ये अष्टकपूर्ण वाली, ठीक है, फिर ये नॉर्मल वाली, फिर ये हाईली अनस्टेबल क्योंकि ऑक्सीजन पे धनावेश है, कार्बन पे ऋणावेश, ये मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं मैंने आपको बताई, उदासीन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे धनावेश धनावेश धनावेश। ठीक है, अब इन तीनों में से ये दोनों तो एक जैसी है, तो बी और डी तो सेम स्टेबल होगी। यहाँ पे अनुनाद इसमें भी लग रहा था, अनुनाद इसमें भी लग रहा था, लेकिन अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सी है? सर ऑक्सीजन यहाँ पे पास है, माइनस आई प्रभाव लगाएगा, यहाँ पे दूर है, यहाँ पे कम लगाएगा, तो ऋणावेश ज्यादा स्टेबल यहाँ रहेगा, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन खींचने पे स्टेबल होता है, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। समझ में आया? क्लास में बताया गया था, साक्षात मैंने खुद ने बताया था। ओके, निम्न अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी कंपेयर करना भी आपको क्लास में बताया है, बढ़िया से देखें। यहाँ पे कार्बन पे ऋणावेश है, यहाँ ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ऋणावेश, यहाँ पे कार्बन पे था, यहाँ पे भी कार्बन पे, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, लेकिन यहाँ 2 डिग्री कार्बन था, यहाँ 1 डिग्री। अनुनाद दोनों में 1 डिग्री वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, जितनी छोटी डिग्री उतना ज्यादा स्टेबल। ओके, यहाँ सीएल था, इसके पास लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ, पाई वाला यहाँ गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इस पे क्लोरीन पे धनावेश आ गया, यहाँ कार्बन पे धनावेश, यहाँ क्लोरीन पे। तो आप ये ना सोचे कि सर कार्बन की विभिन्नता कम है, उस पे धनावेश ज्यादा स्टेबल है। अरे भाई, इधर अष्टक पूरा है, उधर अष्टक पूर्ण है, तो इसका अष्टक पूर्ण वाला ज्यादा स्टेबल। फिर इसमें देखो ध्यान से, अरे इसी तरीके से आगे करना है। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग का कांसेप्ट मैंने आपको समझाया। बैक बॉन्डिंग का मैंने आपको कांसेप्ट समझाया कि दो एटम है जिनके बीच में एक सिग्मा बंधा हुआ है, एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, दोनों परमाणु अगर सेम आवर्त के हैं तो अच्छे से बैक बॉन्डिंग होगी, अलग अलग आवर्त के तो बैक बॉन्डिंग वीक होती चली जाएगी। ठीक है, तो अतिव्यापन जितना अधिक, बंध सामर्थ्य उतनी ज्यादा, जैसे कि 2p 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 3p 2p 4p 2p 5p। समझ में आया? एकदम क्लियर से अच्छे से। कुछ एग्जांपल आप बेटा खुद देखते रहना। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल आप खुद देखते रहना। हाँ जी, बैक बॉन्डिंग अनुनाद से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जब आप दो अलग अलग कंपाउंड को कंपेयर कर रहे हो, एक में बैक बॉन्डिंग लग रही है, एक में अनुनाद लग रहा है, बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर आप एक ही अणु की अनुनादी संरचनाओं को कंपेयर कर रहे हो तो फिर वहां बैक बॉन्डिंग मत लगाना, क्योंकि अनुनादी संरचना जब बनती है ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से उठल आगे जाता है, वो बैक बॉन्डिंग का ही सीन होता है। हाँ जी, डंडन, इसके पास रिक्त कक्षक, इसके पास लोन पेयर दिया, बैक बॉन्डिंग हो गई। यहाँ इसके पास रिक्त कक्षक, इसके पास लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे इसके पास लोन के पास लोन पेयर, इसके पास रिक्त कक्षक, बैक बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, निम्न आयनों की स्टेबिलिटी का क्रम देखो, ये तीनों एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, पास वाला खाली धनायन वाला है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है ना, अनुनाद है। अब ऑक्सीजन धनावेश के साथ क्या करेगा? खींचेगा, माइनस आई प्रभाव। सांप तो जहल उगलेगा ना, भले कितना दूध पिलाओ, तो ये तो खींचने का काम करेगा ना। यहाँ धनावेश दूर है, यहाँ पास में, यहाँ कम खींच पाएगा, यहाँ ज्यादा खींचेगा। समझ में आया? सब ज्यादा स्टेबल ये। ठीक है, CAB डन। ओके, मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करना है, खींचना है। ओके, फिर यहाँ पर प्लस एम प्रभाव जो अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, वही समूह ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, आगे सिंगल बॉन्ड है, यही देगा। ठीक है, ओके, माइनस एम अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचना। ठीक है, ये NO2 समूह डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की ज्यादा, इस पे धनावेश इलेक्ट्रॉन खींचेगा अनुनाद द्वारा। ठीक है, ओके, बेंजीन के ऊपर लगा के देख लो, कोई भी समूह प्लस एम है या माइनस एम है, रिक्त कक्षक कैसे देखते हैं बेटा? रिक्त कक्षक ऐसे, या तो उस पे धनावेश है, धनावेश तो रिक्त कक्षक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है ना, किसके पास रिक्त कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिटल किसके पास हो सकते हैं, पढ़ाया है, वहां पे देख। ओके, प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, वो प्लस एम प्रभाव। बेंजोनाइट्राइल की बताई तो बेटा मैंने, क्या करना है वहां पे? बेंजोनाइट्राइल की बताई तो है, अभी बताऊंगा, रुक जाइए बताऊंगा बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, ओके, प्लस एम जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है, और आगे जस्ट सिंगल बंध बना हुआ, जैसे कि CH2 नेगेटिव ये भी दान करेगा, ये भी दान करेगा। हेलोजनों के पास लोन पेयर होता है, इसलिए प्लस एम दिखाता है। वो बात अलग है कि इनकी कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होती है। पहले जाला फेंकते हैं, फिर खींच लेते हैं, पहले दाना डाला फिर खींच लिया। प्लस एम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन माइनस आई से खींच लिया। ठीक है, नेट इनका माइनस आई होता है। सब दे रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे अच्छा दादी होता है, क्योंकि 2p 2p ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। यहाँ 2p 3p, यहाँ 2p 4p, यहाँ 2p 5p। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, OH NO2 का NH2 का प्लस एम ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की विभिन्नता कम होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर में अनुनाद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वहाँ कर रहा है। ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ अनुनाद है, तो उसकी ज्यादा। ठीक, माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, जो माइनस आई में लगते हैं ना, सेम वैसा ही आ जाएगा। यहाँ पे NO2 साइनाइड एल्डिहाइड, फिर यहाँ पर एल्डिहाइड, फिर यहाँ पर दूसरा समूह। पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ नाइट्रोजन खींच रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन खींच रहा है, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन खींच रहा है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। इस कार्बन पे धनावेश आएगा तो इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। इस कार्बन पे धनावेश आएगा, इसकी मदद करने वाला ये ऑक्सीजन है, थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन इसको इधर भी समझना है, क्योंकि इधर भी अनुनाद है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। जब एसिड पे धनावेश आएगा, इधर मदद करने वाला बैठा हुआ है, तो घर में मिल जा रहे हैं, घर में कम मिल रहे हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं मिल रहे, तो बाहर वालों से लेगा, ज्यादा लेगा, ये थोड़ा कम लेगा, ये बहुत कम लेगा। समझ में? एम प्रभाव के प्रकार बताओ, जिनके पास लोन पेयर है, ऋणावेश से डायरेक्ट वो देंगे। देखो क्लोरीन देगा, यहाँ पे NH लगाया, ये बंद इधर शिफ्ट हो, पाई बंद है तो उसको चेक करें पहले, पाई बंद इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पे धनावेश खींचेगा। CO ऊपर जाएगा, धनावेश खींचेगा, CO इधर जाएगा, धनावेश खींचेगा। NO2 माइनस एम दर्शाता है, साइनाइड माइनस एम दर्शाता है, क्लियर हुआ? हाँ जी, ओके, COOH माइनस एम दर्शाता है। ठीक है, NH नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इधर आगे बंद है, ठीक है, देगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर देगा, साइनाइड खींचेगा। ठीक है, NO का नेट इफेक्ट नाइट्रोसोबेंजीन खींचता है। ठीक है, N2 प्लस बेंजीन के ऊपर N2 प्लस लगा के गरीब आदमी खींचेगा बेचारा। तो हाँ जी, तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है? सामान्यतः एम प्रभाव आई प्रभाव से ज्यादा डोमिनेट होता है, चाहे प्लस एम हो या माइनस एम हो, वो सदैव प्लस आई या माइनस आई से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। लेकिन हेलोजनों में एम प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है आई प्रभाव। ठीक, डन 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 डन। ठीक है, ध्यान रखना, हेलोजनों का प्लस एम भी अच्छा होता है, माइनस आई भी अच्छा होता है, लेकिन नेट खींचेंगे तो। समझ में? ऑर्थोपेरा निर्देशित समूह जितने भी प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले होते हैं वो ऑर्थोपेरा होते हैं, चाहे कोई भी हो, जो भी प्लस एम प्रभाव दर्शाए वो ऑर्थोपेरा। अब ऑर्थोपेरा का मतलब जैसे कि NH2 लगाया,
जब हमने एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाई तो हमने क्या देखा, अरे इस NH2 समूह ने बेंजीन की ऑर्थो पर ऋणावेश बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां बढ़ाया, ऑर्थो और पैरा पर। तो गरीब आदमी इलेक्ट्रॉन इसलिए कहां जुड़ेगा, यहां या यहां, इसलिए ये ऑर्थो पैरा निर्देशी हुए, ऑर्थो पैरा निर्देशी हुए। ठीक है मेरी बात क्लियर है? ओके। मेटा निर्देशी, अब देखो अगर मान लो मैंने खींचने वाला समूह जोड़ दिया, जैसे कि साइनाइड जोड़ दिया या NO2 जोड़ दिया या एल्डिहाइड जोड़ दिया या कार्बोक्सिलिक जोड़ दिया या फिर साइन कोई भी जोड़ दिया, एल्डिहाइड जोड़ दिया, ये पाई बंद शिफ्ट हुआ, यहां धनावेश, ये बेंजीन से खींचेगा और बेंजीन की ऑर्थो पैरा पर धनावेश बना देगा। अब गरीब आदमी गरीब से मदद करने मांगने जाएगा, या जो गरीब नहीं है कुछ तो मदद कर दे वहां जाएगा, मेटा, तो मेटा निर्देशी होते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, अनुनाद में दान करने वाले समूह जुड़े तो भी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाया, अनुनाद से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले थे तब भी उन्होंने ऑर्थो पैरा पे फर्क डाला, मेटा पे तो कोई फर्क डाला ही नहीं। तो कोई भी समूह एम प्रभाव, मेटा स्थिति पर ना तो प्लस एम लगता है, मेटा स्थिति पर ना तो एम प्रभाव लगता है, ना अति संयुग्मन लगता है, क्योंकि अति संयुग्मन तो अबंधित अनुनाद ही होता है। ठीक है, इसलिए एम मेटा स्थिति पर हम एम प्रभाव कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, मेटा स्थिति पर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो उसका फिर एम प्रभाव लगता ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ओके, डन डन डन, ये हमने देखा। ओके, अब ऑर्थो पैरा निर्देशी कौन से कर सकते हो तुम? ठीक है, सक्रियकारी जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दे वो सक्रियकारी, जितने भी प्लस एम वाले वो सारे सक्रियकारी होते हैं, सिर्फ हेलोजनों को छोड़ के, उनका नेट इफेक्ट खींचने का होता है, हेलोजनों को छोड़ के। सक्रियकारी एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, वे समूह जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, सक्रियकारी, जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, विसक्रियकारी। ठीक है, सक्रियकारी प्रबलतम जो ऋणावेशित है, मध्यम जिनका पास लोन पेयर तो लेकिन दूसरी तरफ भी कॉन्जुगेशन हो, एल्किल समूह दुर्बल में आ जाते हैं। ठीक है, विसक्रियकारी खींचने वाले, भयंकर खींचने वाले, धनावेशित हो जाए या NO2 साइनाइड SO3 हो जाए, कार्बन खींचे तो ये मध्यम में आ जाता है, कार्बन 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 वाले, दुर्बल में हेलोजन या फिर CCl3 या CF3, ये माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर मामला? ये खींचते हैं, ये बेंजीन को कुल मिला के अमीर बनाते हैं, ये बेंजीन को कुल मिला के गरीब बनाने का काम करते हैं, ये बेंजीन की हेल्प करते हैं, ये बेंजीन के लिए धनात्मक उत्प्रेरक का काम करते हैं, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन प्रबल विसक्रियकारी है? CH3 देने वाला प्लस ये OH देने वाला, खींचने वाला NO2 माइनस, सबसे। ठीक है, डन 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 डन, एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबका एकदम क्लियर है क्या? फिर यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, दोनों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन। इस कार्बन पे ऋणावेश आया, इसकी इधर भी मौज क्योंकि इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, दोनों तरफ रेजोनेंस, ये दैट इज क्रॉस। ठीक है, इधर इस पे ऋणावेश है, ये इसी बेंच, इधर पे कोई है नहीं, ये सिंगल है। ठीक है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन, दोनों के अपने अपने महत्व इंपोर्टेंस है। निम्न में किसमें बंध लंबाई की तुलना करें, ये क्वेश्चन मैंने करवाया। यहाँ पे अगर मैं इस बंध लंबाई को x मान रहा हूँ और यहाँ पे y मान रहा हूँ, तो यहाँ इस ऋणावेश को ऑक्सीजन तक जाने में कोई नहीं रोक रहा, लेकिन यहाँ जैसे ऋणावेश इधर शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन बोलेगा मैं भी दूंगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन नहीं पाएगा, जैसे ये बनाएगा मैं भी बनाऊंगा, तो इधर डबल बॉन्ड को ये रोक रहा है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड भी बना रहेगा, यहाँ फटाक से डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड छोटा होता है, x छोटा हो जाएगा, y बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात। क्लियर मामला? ओके, खत्म हो गया ये। ओके, फिर अगली स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट 6 पर हम आते हैं। फिर हमने क्या देखा, एरोमेटिकता, अति संयुग्मन, फिर रिवीजन सारी क्वेश्चन कर लिए अपन, फिर आते में धारा क्वेश्चन कराता हूं आपको। निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह की प्रतिक्रियाशीलता सर्वाधिक है, या आपने बहुत सारी की, जो बेंजीन को अमीर बनाया, इसकी, फिर सबसे ज्यादा इसकी, फिर उसकी, सबसे कम इसकी। ठीक है, डन डन डन। ओके, ठीक है, नॉर्मल है। अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन हमने देखा, CH बंध के विस्थानीकरण की घटना ही अति संयुग्मन कहलाती है। सिग्मा बंध टूट करके पाई में कन्वर्ट होता है, CH बंध टूटता है, पाई बंध बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। इसे बेकरनाथन प्रभाव भी कहते हैं, अबंधित अनुनाद भी कहते हैं। समझ में? इसकी सहायता से कार्बन मुक्त मूलक एल्कीनों की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। कार्बन में अनुनाद, जैसे कि देखो शर्त, धनावेशित कार्बन से जुड़ा हुआ पहला परमाणु में धनावेशित तो मेरे बगल वाला sp3 होना चाहिए, इस पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जिस पे धनावेश, तो देखो सिग्मा बंध टूटा और पाई बंध बनाया, तो सिग्मा पाई संयुग्मन इसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी अनुनादी संरचना बनाएगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा अति संयुग्मित संरचनाएं बनेंगी। क्रॉस ज्यादा स्टेबल होगा या नॉर्मल, दोनों में कुछ नहीं कह सकते बेटा, डिपेंड करता है किन-किन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं आरजू खान। ठीक है, ओके, जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे वैसे वैसे बंधित अनुनादी संरचना बनेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चाहे कार्बन की बात करें, चाहे मुक्त मूलक की बात करें, मुक्त मूलक में भी ऐसा ही था, मुक्त मूलक में भी ऐसा ही था बेटा, मुक्त मूलकों में समांश बंध विखंडन होता था बस। ठीक है, एल्कीनों में डबल बॉन्डेड सिस्टम, जैसे कि मान लो एक कार्बन ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ इधर वाला कार्बन भी sp3 होना चाहिए, इधर भी वाला sp3 होना चाहिए अति संयुग्मन के लिए, और उन पर कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अति संयुग्मन हो सकता है। तो ये सिग्मा बंध टूटा, पाई बंध बना, पाई बंध बन गया, सिग्मा बंध टूट गया। ठीक है, इसी तरीके से अति संयुग्मन होता था। ठीक है, द्विबंधित कार्बन CH3 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 बार हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, डन डन डन। ठीक है, 6 इधर 6, लेकिन इसी से ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, इसमें देखा 4, इसमें 7, इसमें 3, 7 4 3, डन। ठीक है, खट 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 इनमें देखा, फिर खट 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 इनमें देखा, एकदम बढ़िया से। ये वाला एकदम सिंपल। नीचे वाला देखो, बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH2 CH3, बेंजीन के ऊपर CH3 बेंजीन के ऊपर प्रत्येक ब्यूटिल। तो बेंजीन में ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा जो कि sp3 है, तो इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन अति संयुग्मन दर्शाएंगे, प्लस आई तो दर्शाते हैं लेकिन अति संयुग्मन भी दर्शाएंगे। यहाँ पे 2 अल्फा है, 2 अल्फा है, यहाँ पे 1 ही अल्फा है, यहाँ पे 0 अल्फा है। ठीक है, ठीक है प्रिया जी, बेटा खत्म कर लेंगे इसको। ठीक है, ओके, ताकि आपको वो आ जाए मोबाइल कि हमने रिवाइज कर लिया बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम प्रभाव, आई प्रभाव, अति संयुग्मन बेंजीन वाले की मेटा स्थिति पर लागू नहीं होता है, केवल प्रेरक प्रभाव लागू होता है, ध्यान रखना इस बात को। और सबसे पहले आप क्या देखोगे, बैक बॉन्डिंग देखोगे जनरली, फिर अनुनाद देखोगे प्लस एम माइनस एम जो भी, फिर अति संयुग्मन देखोगे, फिर आई प्रभाव देखोगे प्लस या माइनस, खत्म। हाँ जी, ठीक। फिर यहाँ पर हमने एरोमेटिकता, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा ये पढ़ा। एरोमेटिकता के बारे में, एरोमेटिकता वाला पार्ट एकदम सिंपल था बेटा, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। एरोमेटिकता वाला पार्ट, एरोमेटिकता भैया क्या है, ये चक्रीय चक्रीय चक्रीय, संतली संतली असंतली, अनुनाद हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, हकल का नियम 4n + 2 पाई 4n पाई। ठीक है, एंटी एरोमेटिक, बाकी खट एंटी एरोमेटिक, बाकी खट 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 उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, जो अपने दम पे एरोमेटिक को क्वासी एरोमेटिक वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी और बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई इसमें। ठीक है, अगर एक वाले एरोमेटिक दूसरी वाले भी एरोमेटिक, एक विलगित कंपाउंड में अगर एक एरोमेटिक है दूसरी वाली भी एरोमेटिक होगी, चेक करने की जरूरत नहीं, ये एरोमेटिक है ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक इसको चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, निम्न में मध्यवर्ती ग्रुप में क्या संभावित है, अगर अनुनादी संरचना एरोमेटिक हो रही है तो ज्यादा स्टेबल। आज यूट्यूब पे क्वेश्चन कराते याद हो तो। ठीक है, हकल का नियम केवल सर्कमफेरेंस वाले एटम पे लगता है, परिधि पर आने वाले परमाणु पे लगता है, खत्म। हाँ जी, फिर इसमें क्या करवाया, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा मध्यवर्ती के तहत अम्लीय सामर्थ्य, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा HOH, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कराने के दौरान निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। जो एल्कीन कम स्टेबल होगी वो जल्दी जल्दी हाइड्रोजनीकृत होना चाहिए, उसके हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा ज्यादा आएगी। एल्कीन लिया, हाइड्रोजनीकरण करवाया, एल्केन बनाया, प्लस ऊष्मा निकली, जिसमें ऊष्मा ज्यादा निकलेगी
शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए अपने हाथों से बनाओ, ठीक है। एचओएच एल्केन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब पाई बंद समान हो। तो एल्केन का स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी उसमें हाइड्रोजन कंडीशन कम, ठीक है। वहां 0 अल्फा, यहाँ 3 अल्फा, यहाँ पे 6 अल्फा, तो ज्यादा स्टेबल है, इसका एचओएच सबसे कम, उसका एचओएच सबसे ज्यादा, ठीक है। बाकी एकदम सिंपल है, पाई बंद अलग अलग हो, जैसे जैसे पाई बंद बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एचओएच बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले एक बंद का हाइड्रोजन करना पड़ता है, 2 का करना पड़ेगा, तो ज्यादा हाइड्रोजन करना पड़ेगा, ज्यादा उष्मा निकलेगी, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, जिसमें अनुनाद हो जाए वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, ठीक है। ओके, ऐसे हमने इन क्वेश्चंस को किया। आज मैंने YouTube पे भी क्वेश्चन करवाया था, निम्न में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। पहले अनुनाद वाला देखा, फिर उसमें जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसको कंसीडर करवाया था, याद करो, जिन्होंने देखा होगा उन्होंने क्लियर किया होगा, ठीक है। ओके, मध्यवर्तियों का स्थायित्व फिर हमने यहाँ पे देखा भाई, जनरली बैक बॉन्डिंग, अनुनाद, अतिसंयोजन, आई प्रभाव, ऋणायन एक ही आवर्त क्यों, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो विद्युत से आंसर निकालते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइड से आंसर निकालते हैं, ठीक है। ऋणावेश मोर ईएन पे ज्यादा स्टेबल होता है, धनावेश लेस, हां किस भी पता नहीं किस भी था वो, ठीक है। ओके, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी, बेंजीन में मेटा स्थिति पर एम प्रभाव या आर प्रभाव या अतिसंयोजन नहीं लगता है, ठीक है। इतनी बार बोल दिया, डंडन डंडन, एकदम सिंपल सिंपल सिंपल। नवा क्वेश्चन तुम्हें परेशान किया था कि सर यहाँ तो कार्बन पे ऋणावेश है, यहाँ ऑक्सीजन पे, सर इसमें तो नाद भी हो रहा है, इसमें तो नाद ही नहीं था, अरे कहा गया सर इसमें तो कार्बन पे ऋणावेश है, यहाँ ऑक्सीजन पे, इसमें तो नाद हो रहा है, फिर भी ज्यादा स्टेबल है क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे है, ईएन ज्यादा, डंडन डंडन मामला ज्यादा, ठीक है क्या। फिर सर अब यहाँ पे कार्बन, अब कार्बन कार्बन है ना, ये अनुनाद वाला है, विदाउट अनुनाद वाला है, ठीक है। ओके, फिर एक बेंजीन के साथ संयुग्मन, 2 बेंजीन के साथ, 3 बेंजीन के साथ ज्यादा स्टेबिलिटी, हाँ या ना। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऋणावेश, यहाँ भी डबल बॉन्डेड, यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड पे ज्यादा स्टेबल, यहाँ ज्यादा sp2 कार्बन, यहाँ एक ही, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऋणावेश, ये तो एकदम सिंपल था, फर्जी सा क्वेश्चन था, ठीक है। बेंजिल कार्बोनाइन, साइक्लोप्रोपिल कार्बोनाइन, बेंजीन पहले भी एरोमेटिक थी, अपने धनायन आया तो एरोमेटिक हुआ, क्वासी एरोमेटिक, अपने दम पर पैदाइशी अमीर, अपने दम पे अमीर, याद रखें, क्वासी एरोमेटिक। ऋणायन में जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पे ये ऋणायन, ये अनुनाद वाला स्टेबल, ये और ज्यादा स्टेबल, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये तीनों तो एक ही परिवार के, कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजनों पे ऋणावेश ज्यादा स्टेबल होगा, डंडन डंडन, ठीक है। ओके, यहाँ पर बिना अनुनाद वाला, यहाँ दो अनुनाद वाला, यहाँ पे 3 बार अनुनाद, 3 ऑक्सीजन पे शिफ्ट होएगा, तो ए बी सी में तीनों ज्यादा स्टेबल, फिर ये बढ़ती हुई ज्यादा स्टेबल, एकदम सिंपल था। ये भी करवा रहा हूं बेटा, ये भी आपकी चीजें, भले कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है, ये वादा है, ठीक। ओके, ताकि आपको ये ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ना दे। हाँ जी, बेंजिल कार्बोनाइन, प्रोपेलियम कार्बोनाइन, साइक्लोप्रोपिल कार्बोनाइन और ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोनाइन, सबसे ज्यादा स्टेबल क्वासी एरोमेटिक, क्योंकि ये अपने दम पे एरोमेटिक है। ये 7 अनुनादी संरचना बनाता है, ये 3 ही बनाता है, लेकिन ये अपने दम पे एरोमेटिक है, तो पहले भी एरोमेटिक था, तो नॉन एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक है, हाँ तो बात ही मत करो, ये तो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। BCAD, CH2 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 CH2, CH3 लगा रखा है, Cl लगा रखा है, N लगा रखा है, फर्जी क्वेश्चन एकदम आपके लिए, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे देखो क्लोरीन 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 लगा रखा है, ठीक है, CH2, जो आई प्रभाव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे ज्यादा लगेगा, यहाँ कम, यहाँ सबसे कम लगेगा, ठीक है, एकदम सिंपल सा। यहाँ फिनोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, फिनोक्साइड में ऑक्सीजन से कार्बन पे जाएगा ऋणावेश, यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जाएगा, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेस स्टेबल मोर स्टेबल, ठीक है। हाँ जी, 100 के ऊपर वाले 4 क्वेश्चन है सीवी पाटीदार। फिनोक्साइड आयन कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में कम स्टेबल होता है, क्योंकि फिनोक्साइड में असमान अनुनादी संरचनाएं बनती है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में समान अनुनादी संरचनाएं बनता है, क्योंकि समान अनुनादी संरचनाओं का स्टेबिलिटी समान अनुनादी संरचना ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, एकदम सिंपल है, सिंपल है। ओके, अब ये ऑक्सीजन अनुनाद वाला, ये ऑक्सीजन बिना अनुनाद वाला, अरे ऑक्सीजन अनुनाद वाला ज्यादा स्टेबल होगा भाई, ठीक है। ओके, फिर ये बेंजील कार्बोनाइन, ये साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोनाइन, जो कि ताथैया ओ डांसिंग रेजोनेंस दर्शाते हैं। आपको लगना चाहिए था कि सर ए ज्यादा स्टेबल है बी से, क्योंकि इसमें तो नाद है, इसमें नाद है ही नहीं, लेकिन 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 ए की ज्यादा, बी ज्यादा स्टेबल होता है, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये धनावेश इस वलय को खोल देता है, वलय में तनाव है, 3 मेंबर है, बहुत ज्यादा तनाव है, खुल जाएगी फटाफट से, ये सिग्मा बंद खींच कर यहाँ ऋणावेश धनावेश डबल बॉन्ड, इधर वाले पे धनावेश आ जाएगा, इधर वाले पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा इधर या उधर, तो यहाँ पर जो वलय की जो तनाव होता है वो दूर हो जाता है झटके में, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। ये डांसिंग रेजोनेंस, एक डब्बा एक बेंजीन पे भारी, 3 डिब्बे 3 बेंजीन पे भारी, खत्म बात, ठीक है। ओके, खत्म। ओके, हाँ जी, अम्लीय सामर्थ्य क्षारीय सामर्थ्य, एकदम बढ़िया सा बकवास था। अम्लीय सामर्थ्य, उससे पहले मैंने आपको अतिसंयुग्मन का बीच में कॉन्सेप्ट घुसाया। अतिसंयुग्मन CH बंध का विस्तारीकरण सामान्यतः एल्कीन, बेंजीन, कार्बोनाइन, बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए कार्बोनाइन मुक्त मूलक दोनों में देखने को मिलता है, कार्बोनाइन में लागू नहीं होता है। तो जरा देखो ध्यान से, कार्बोनाइन में लागू क्यों नहीं होता, इस कार्बन पे ऋणावेश है, CH बंध शिफ्ट होता है ना, CH बंध शिफ्ट होता है बेटा, CH बंध जैसे ही शिफ्ट होगा यहाँ नेगेटिव 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 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनस्टेबल हो जाएगा। लेक्चर नंबर 9 रहेगा, आ जाएगा, लेक्चर नंबर 9 आ जाएगा बेटा, सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन अगर मैं क्लोरीन लगा दूं कार्बन से, हार्ड क्या है बेटा, हार्ड तो तुम्हारे लिए सप्ताह, लेकिन उसको सिंपल कराएं, ठीक है। ओके, यहाँ पर अब ऋणावेश है, अब हम अतिसंयुग्मन करवाना चाहते हैं, हाइड्रोजन लगा के नहीं हो सकता, लेकिन अधिक एन वाला एटम लगेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो यह बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ ऋणावेश आ जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर यहाँ धनावेश डबल बॉन्ड बन सकता है, तो तब यहाँ पर अतिसंयुग्मन लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो, एक क्वेश्चन जब हमने मॉड्यूल में देखा था, तो हमने कहा था अगर CH3 है तो ये अतिसंयुग्मन में इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन अगर CCl3 है तो अतिसंयुग्मन द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचता है। अतिसंयुग्मन एक प्रकार का अनुनादी होता है, तो अनुनाद द्वारा जो प्रभाव लगता है बेंजीन पे वही यहाँ पे भी लगेगा, ये खींच रहा है तो मेटा निर्देशी होगा, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, माइनस इलेक्ट्रॉन ग्राही मेटा निर्देशी होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अतिसंयुग्मन एक प्रकार का बंधित अनुनादी होता है। अम्लीय सामर्थ्य ऋणायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाती जाती है, यहाँ पे ये ऋणायन, फिर यहाँ पे ये ऋणायन ज्यादा स्टेबल, इधर भी खाने को मिल रहा है, इधर भी अनुनाद इधर भी अनुनाद, उधर एक तरफ अनुनाद, ठीक है। ओके, हाँ जी, ओके, अब यहाँ पे फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया, ये क्वेश्चन मैंने करवाया, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये गामा हाइड्रोजन, अलग अलग हाइड्रोजन को हटा के ऋणावेश बनाओ, देखो किसका ज्यादा स्टेबल आ रहा है। यहाँ से जब H निकालेंगे H माइनस, यहाँ पे ऋणावेश आएगा, ये ऋणावेश इधर भी अनुनाद में, इधर भी अनुनाद में भाग ले रहा है। अरे विपिन राज करवाऊंगा सब्र रख, ये वाला ऋणावेश सिर्फ एक CO के साथ अनुनाद दर्शा रहा है, लेकिन इस पे जैसे ऋणावेश आएगा कोई अनुनाद नहीं, डबल सिंगल सिंगल फिर ऋणावेश, तो बीटा फिर अल्फा फिर गामा, स्टेबिलिटी, ठीक है। ओके, फिनोलों के अंदर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, पॉम पैरा फिर ऑर्थो फिर मेटा, ऑर्थो की कम क्यों, क्योंकि ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन इस वाले यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके साथ H बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में H बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण वो पैरा नाइट्रोफिनोल से कम अम्लीय हो जाता है, समझ में आया। अदरवाइज तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये हो जाता है, मेहनत करनी पड़ती है ना बेटा, ठीक है। ओके,
एल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, कौन ज्यादा अम्लीय? सल्फोनिक, क्योंकि इसमें 3 समान अनादि संरचनाएं बनेगी, H+ निकलने के बाद यहाँ 2, यहाँ असमान, वहाँ कोई अनादि नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल है। फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल में फॉर्मिक अम्ल ज्यादा अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में देखो ध्यान से, ये फॉर्मिक है, ये बेंजोइक है। फॉर्मिक अम्ल से जैसे H+ निकलेगा फॉर्मेट आयन बनेगा, बेंजोइक अम्ल से जैसे H+ निकलेगा बेंजोइट आयन बनेगा। बेंजोइट आयन, अब ये ऑक्सीजन बेचारा, मैं तो इसके साथ नाद कर लूं, लेकिन बेंजीन आयन मैं भी तो कर लूं, बेचारा ऑक्सीजन देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा। बेंजोइट आयन की अनुनादी समझना, बेंजोइट आयन में प्रोसित अनुनाद होने के कारण रेनाइन का स्टेबिलिटी फॉर्मेट आयन की तुलना में कम होता है, क्योंकि फॉर्मेट आयन में तो ऑक्सीजन आया झपाक झपाक, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन परिणाम गया, कोई दिक्कत नहीं थी। उधर बेंजीन बीच में घुस गई, टांग आ रही, तो इसका परिणाम ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए फॉर्मिक की अम्लीयता ज्यादा होती है बेंजोइक से। लेकिन अगर एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल से कर ले तो फिर घट जाएगी। हाँ जी, हाँ, तो बेंजोइक फॉर्मिक अम्ल बेंजोइक अम्ल से ज्यादा अम्लीय होता है। फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में तो दान समूह है, तो घटाएगा ही घटाएगा, ये फिर खत्म। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है। हाँ जी, लेक्चर नंबर 11, अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, ऑर्थो प्रभाव। हाँ, ये ऑर्थो प्रभाव देखो इधर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और ऑर्थो बेंजोइक अम्ल में बेंजोइक अम्ल कम अम्लीय होता है ऑर्थो बेंजोइक अम्ल से। बेंजोइक अम्ल कम अम्लीय ऑर्थो बेंजोइक अम्ल की तुलना में। ठीक है, ओके, कारण क्या था बताइए? यहाँ पर इसकी अम्लता ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। बेंजीन को साइड में कर देगा, मैं आराम से। ऑर्थो प्रभाव के अनुसार ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल सदैव बेंजोइक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, यही ऑर्थो प्रभाव के कारण। यहाँ पे जब रेनाइन बना, ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये बेंजीन भी इसके साथ CO के साथ, ये रेनाविश भी CO के साथ, यहाँ पे जब बना तो ये ग्रुप और यह रेनाइन अलग अलग तल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप इस CO को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करेगा तो यह बेंजीन और ये CO अलग अलग तल में चले जाएंगे। तो अब बेंजीन उसके साथ अनुनाद नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि अनुनाद तो एक ही तल में होता है ना लल्ला। तो अब काहे मचा रहा है हल्ला? तू अलग तल में, मैं अलग तल में, हम अब आराम से अनुनाद कर लेंगे। समझ में आया? ओके, अम्लीय सामर्थ्य क्रम बताओ। ठीक है, ऑर्थो वाले में ऑर्थो प्रभाव लग जाएगा तो ऑर्थो वाले का ज्यादा जाएगा। ठीक है, स्क्वेरिक एसिड एक प्रबल अम्ल माना जाता है अम्लीयता। फॉर्मिक अम्ल और क्लोरेसिटिक अम्ल, क्लोरेसिटिक अम्ल ज्यादा रहता है क्योंकि खींचने वाला एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सैलिक, फिर मेलोनिक, फिर सक्सिनिक, फिर ब्यूटेरिक, फिर एडिपिक, देन पैमेलिक। ठीक है, ओके। अम्लीय सामर्थ्य का जनरल क्रम सल्फोनिक, फिर पिक्रिक, फिर स्क्वेरिक, फिर डाइनाइट्रोफिनोल, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक, फिर उसके बाद आ जाता है आपके कार्बोनिक, फिर पोम, फिर फिनोल, फिनोल के बाद आ जाता है ये एमिनिलियम आयन RNH3 पॉजिटिव, फिर उसके बाद आता है एल्कोहल के जल, फिर एल्कोहल, फिर एल्काइन, फिर NH2, फिर एल्कीन, फिर एल्कीन, बेंजीन, फिर एल्कीन, बेंजीन, एल्कीन, फिर एल्कीन, खत्म। ओके, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्लों को उनके जलीय विलयन में सेपरेट कर देते हैं। बाकी आपको समझदार हो, खुद समझदार हो, ये मैंने खुद ने करवाया आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, ये क्लियर। क्षारीय सामर्थ्य में दान करने वाला, जिसके पास लोन पे वो दान करे। तो Kb यहाँ पे आता है, वहाँ K आता था, यहाँ PKb आता है, वहाँ पे PKA आता था। बेटा लेक्चर नंबर 9 में यही पढ़ा था। ठीक है, वो डाउनलोड नहीं हुआ होगा, इस वजह से नहीं दिख रहा बेटा यहाँ पर। ठीक है, ओके। एमिनो की क्षारीयता गैसीय माध्यम में 321 घटते क्रम में, जलीय माध्यम में अगर एथिल समूह है तो 231 घटते क्रम में, 213 घटते क्रम में मेथिल होता है। ठीक है, 321 घटते क्रम में, 231 घटते क्रम में, 213 घटते क्रम में, कुछ भी हो, एथिलो मेथिलो, एकदम सिंपल। क्षारीयता प्रेम पे क्वेश्चन करवा, एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जा रही है, प्लस आई बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जा रहा है, दान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। खींचने वाले बढ़ते जा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन दान करना कठिन हो जाएगा। कोई अनुनाद अमोनिया ज्यादा अम्लीय होती है, ज्यादा क्षारीय होती है इनकी तुलना में। फिर यहाँ पे किसका अनुनाद में लोन पर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, करेगा ही करेगा, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, और एकल बंधित भी, ये डबल बॉन्डेड है। इसकी सबसे ज्यादा क्षारीयता, फिर उसकी, इसकी तो मजबूरी घर में देना पड़ेगा। समझ में आया? NaOH वाला समझ में नहीं आया था बेटा? NaHCO3 एक लवण है, Na हटा के H लगा दे, H2CO3 का। H2CO3 से जो प्रबल अम्ल है वो NaHCO3 से अभिक्रिया करेगा, जो दुर्बल है वो नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ये खत्म। ठीक है क्या माजरा? ओके, और एक ये वाले। हाँ जी, लेक्चर नंबर 12 में आज हम विलायकों के प्रकार के बारे में। संडे को टेस्ट है GOC IUPAC आइसोमेरिज्म का। ठीक है, ओके। थैलेमाइड, फिर यहाँ पे ये लगा दिया, बहुत बीजी, बहुत कम बीजी, यहाँ पे न के बराबर बीजी, तो यहाँ पे ज्यादा क्षारीय था। फिर ग्वानिडीन नाइट्रोजन खानदान का एक बढ़िया क्षार माना जाता है, क्योंकि जब ये H+ आयन ग्रहण करता है तो यहाँ पर 3 अनुसमान अनुनादी संरचनाएं बनाता है। ठीक है, ओके, एकदम सिंपल। 3 अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन दे दिए मैंने, जो एक बहुत बीजी है, एक कम बीजी है, एक बहुत ही न के बराबर बीजी है, तो न के बराबर वाला आराम से लोन पे डोनेट कर पाएगा। और तो इफेक्ट एनिलीन में लगता है। हाँ, क्या बोलता है ये? एनिलीन ज्यादा क्षारीय होती है और प्रतिस्थापी एनिलीन की तुलना में। अच्छा, ओके, कैसे होती है? क्योंकि जब यहाँ से H+ आयन देकर के ये एनिलीन आयन बनाता है तो ये स्टेबल होता है, जबकि यहाँ पे अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उपस्थित ऑर्थो समूह क्या करता है? इसको प्रतिकर्षित करता है। समझ में आएगी मेरी बात? हेलोजन एसिड, बेटा हेलोजन एसिड बिल्कुल प्रबल होते हैं बेटा, वो तो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, हाँ जी, इनऑर्गेनिक एसिड प्रबल होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं, अकार्बनिक अम्ल जैसे H2SO4, HCl, ये तो प्रबल होते हैं। ठीक है, H2CO3 तो अपन कोको कोला की बोतल में रहता है, पीते हो, खटास आती है हल्की फुल्की, ऐसा तो नहीं आता आपका गला पेट ही जल जाएगा। ठीक, ओके, ये यहाँ पे ऑर्थो प्रभाव लगा था, फिर आंसर आया था। ठीक है, विलायकों के प्रकार ध्रुवीय, अध्रुवीय, ध्रुवीय जिसका म्यू 0, अध्रुवीय जिसका म्यू 0, ध्रुवीय जिसका म्यू 0 ना हो, इनके भी 2 प्रकार, प्रोटिक, अप्रोटिक। ध्रुवीय प्रोटिक जिसमें एसिडिक हाइड, जिसमें H+ आयन पाया जाए, कब? जब हाइड्रोजन मोल वाले जुड़ाव, जैसे H2 हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटामाइड हो गया, फॉर्मेमाइड हो गया, कुछ भी हो गया, HF हो गया। अल्प्रोटिक में एसीटोन, DMSO, ठीक, ईथर, DMF वगैरह वगैरह। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा? ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल सा है, तो बात एकदम सिंपल सा। ठीक है, ओके। निम्न में से प्रोटीन विलायक क्या है? नाभिक स्नेह, वाला ध्यान रखना। एक उदासीन की तुलना में ऋणावेशित नाभिक स्नेह ज्यादा प्रबल होता है अपने उदासीन की तुलना में। H2 से ज्यादा प्रबल OH-, NH3 से ज्यादा प्रबल NH2-, ROH से ज्यादा प्रबल RO-। जिसकी ईंधन ज्यादा उसकी नाभिक स्नेहता कम। ठीक है, NH3 की नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन की ईंधन ज्यादा है, वो कम देगा, नाइट्रोजन ज्यादा देगा। बाएं से दाएं चलने पर EN बढ़ती जाती है, इसलिए नाभिक स्नेहता घटती जाती है। ऊपर से चलने पर नाभिक स्नेहता बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव घटता जाता है, दैट्स व्हाई। नाभिक स्नेहता ऊपर से चलने पर बढ़ती जाएगी, लेकिन क्षारीयता घटती जाएगी। दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके। जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी नाभिक स्नेहता घटेगी, त्रिविम बाधा बढ़ने पर नाभिक स्नेहता घटती जाती है। ठीक है, जैसे कि इस पे ये सब ज्यादा गिरा हुआ है, तो यहाँ धक्का मुक्की बहुत होगी, वहाँ आराम से टेक हो जाएगा। तो अच्छा नाभिक स्नेह इन चारों में से ये है। फिर अगर यही क्षारीयता के बारे में पूछता, क्षारीयता में तुम्हें H+ पे अटैक करना है, H+ तो छोटा सा है, सबसे फास्ट अटैक करता है। ठीक है, ओके। नाभिक स्नेहता, क्षारीयता, त्रिविम बाधा और वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर एक समान, ऊपर से नीचे जाने पर एक समान चेंज नहीं होती, मतलब अपोजिट रहती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने पर नाभिक स्नेहता भी घटती है, क्षारीयता भी घटती है। यहाँ पे कार्बोक्सिल परिणावेश, यहाँ अनुनाद में ऑक्सीजन, यहाँ 2 बार अनुनाद में, यहाँ 3 ऑक्सीजन समान अनुनादी संरचना बनाएगा, तो सबसे कम स्टेबल हुआ है, उसकी नाभिक स्नेहता भी ज्यादा, क्षारीयता भी ज्यादा। एक चीज नहीं लिखवाई यार मैंने, बेटा एक चीज नहीं लिखवाई मैंने, वो लिख लो। एक चीज नहीं लिखवाई, वो लिख लो। ठीक है, योगात्मक ये सब सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, कार्बन प्रभाव, हाँ जी, एक चीज लिख लो। ठीक है, ये खत्म हो गया।
हेलोजनों के बारे में लिखो। हाँ जी, तो चलिए हाँ 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 जी बच्चों, एक चीज आपको लिखनी है जो अभी तक हमने नहीं लिखी है, एक चीज आपको लिखनी है जो अभी तक नहीं लिखी है, वो चीज क्या? हेलोजनों के अंदर नाभिक स्नेहिता का क्रम क्या होता है? ठीक है, हाँ जी, हेलाइडो में नाभिक स्नेहिता का क्रम, में नाभिक स्नेहिता का क्रम, पता नहीं कैसे छूट गया। हेलाइडो में नाभिक स्नेहिता क्रम, लेक्चर नंबर 13। हेलाइडो में नाभिक स्नेहिता का क्रम, लेक्चर नंबर 13। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? सोलवेंट के ऊपर। जैसे कि देखो ध्यान से, अध्रुवीय विलायक हो, अध्रुवीय विलायक हो या ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक हो, विलायकों में अध्रुवीय विलायक हो या ध्रुवीय प्रोटिक विलायक हो, जैसे H2O हो, NHN हो, CCl4 हो, इनमें तो यहां पे बेटा जो आपको पूछा जाए F-, Cl-, Br-, I-, देखो ऊपर से नीचे अंदर नाभिक स्नेहिता का क्रम क्या होता है? ठीक है, हाँ जी, हेलाइडो में नाभिक स्नेहिता का क्रम, में नाभिक स्नेहिता का क्रम, पता नहीं कैसे छूट गया। हेलाइडो में नाभिक स्नेहिता क्रम, लेक्चर नंबर 13। हेलाइडो में नाभिक स्नेहिता का क्रम, लेक्चर नंबर 13। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? सोलवेंट के ऊपर। जैसे कि देखो ध्यान से, अध्रुवीय विलायक हो, अध्रुवीय विलायक हो या ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक हो, विलायकों में अध्रुवीय विलायक हो या ध्रुवीय प्रोटिक विलायक हो, जैसे H2O हो, NHN हो, CCl4 हो, इनमें तो यहां पे बेटा जो आपको पूछा जाए F-, Cl-, Br-, I-, देखो ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक स्नेहिता बढ़ती जाती है, इन विलायकों में भी बढ़ती रहेगी, नाभिक स्नेहिता बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ध्यान रखना। ओके, और अगर यहीं पर मैं बात करूं, अगर यहीं पे मैं बात करूं, अगर यहीं पे मैं बात करूं किसके बारे में? अगर मैं यहीं पे बात करूं ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, अप्रोटिक विलायक, अप्रोटिक विलायकों में ध्रुवीय अप्रोटिक में जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे कि एसीटोन हो जाए, सॉरी हाँ, एसीटोन हो जाए, ईथर हो जाए, डीएमएस हो जाए, डीएमएफ हो जाए, इनमें नाभिक स्नेहिता जस्ट रिवर्स हो जाती है, नाभिक स्नेहिता जस्ट उल्टी हो जाती है। F- ज्यादा हो जाता है, फिर Cl-, देन Br-, देन I-। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट, ये तो नॉर्मल था, लेकिन प्रोटिक अप्रोटिक में ये अलग सा चेंज आता है यार, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा मेरे को ध्यान आया। हाँ जी, और तो इफेक्ट में 2 क्वेश्चन, कौन सा बेटा क्लियर हो गया? इसको ध्यान रखना है बस आपको, ये एक चीज है। ओके, क्लियर मामला? ठीक, ये सारी बातें हमने देखी, ये सारी बातें हमने देखी। ओके, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब अरे आ जा यार, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब अरे आ जा यार। हाँ जी, अब आप चाहें तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, थ्योरी कवर हो गई, अब क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, हमने थ्योरी भी कवर कर लिए। हाँ जी, NaHCO3 वाले क्वेश्चन में CO2 गैस निकल रही है, वो वाला समझा दो। अरे यार देख बेटा, देख बालिका, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यह एक लवण है, सोडियम धातु है, बाकी ऋण आयन इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये धनायन है, ये ऋणायन, ये लवण है। किसका? यहां से Na हटा के H जोड़ दे, लवण है, H हटा के Na हटा के H जोड़ दे, H2CO3 का। ठीक है, H2CO3 का। तो H2CO3 से प्रबल जो भी अम्ल है वो लवण में से इसको हटा देंगे, और H2CO3 बेटा जल में, ये H2CO3 इस तरीके से रहता है, H2O + CO2, H2O + CO2। तो जैसे ही अलग होगा तो CO2 गैस निकल जाती है। जैसे आप पेप्सी का ढक्कन खोलते हो, पहले तो उसमें H2CO3 होता है, क्योंकि H2O के अंदर CO2 है। ठीक है, ढक्कन खोलते CO2 बाहर निकल जाती है, वैसे यहाँ CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्लियर है क्या मामला? ठीक है, ओके बेटा 9th क्लास में जाया तो यार, मेटल नॉन मेटल बता दो। ठीक है, ओके, बोलो हरिओम। ठीक है, क्या मामला? अच्छा, बेंजोनाइट्राइल, अरे मेरे भाई बेंजोनाइट्राइल इधर देख, बेंजोनाइट्राइल में क्या होता था? क्या इसमें क्या दिक्कत है तेरे को? क्या समस्या है बेंजोनाइट्राइल में? नहीं आता तेरे को दिमाग करवाना। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्या लगा दी, इसमें तुम परेशान हो गए। डबल, सिंगल, ट्रिपल। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युतता ज्यादा है, खींचेगा, ये पाई बंद दूसरे दे दे, यहाँ पे धनावेश आएगा, ये इधर बाहर निकल जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? जबरदस्ती परेशान होते हो। यहाँ पे धनावेश आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, सी यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाएगा, इस नाइट्रोजन ने लिया, इस पे आ जाएगा धनावेश। क्या दिक्कत है? इजी, पता नहीं, करना नहीं चाहते बस। ये धनावेश अब आगे वाले पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे आ जाएगा धनावेश, यहाँ ऋण, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सब इनको थाली में परोसो। यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे ऋण, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे धनावेश। थोड़ा सा खुद का कॉमन सेंस भी लगाओ बेटा, पेपर में सारे, पेपर में क्या पता अलग क्वेश्चन आ जाए, जो करा रहे हैं इसमें से ना आए। कॉन्सेप्ट यही है, करना तो फिर तुम्हें पड़ेगा ना, मैं थोड़ी आऊंगा वहाँ पे। ठीक है, ओके, अब ये वापस इधर कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापस शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऋण, यहाँ धन, डबल, फिर डबल, फिर डबल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। कत्ता ही मतलब समझना नहीं चाहते। ठीक है, ओके, ठीक है, क्या एकदम क्लियर बेटा? सारी बात एकदम क्लियर है? ओके जी, ठीक है। अरे PYQs बेटा आपके उसमें ऐड है ना, इसमें PPT में देखो, PPT में क्या, इस PDF में ऐड है, ये देखो, इसके नीचे PYQ है, दूसरी एक्सरसाइज PYQ है। अरे NCERT से नहीं पढ़ना है जीओ से, तुम्हें मिलेगा नहीं उसमें, NCERT में ढूंढने जाओगे तो इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो मैं करा रहा हूं उस पर ध्यान दो। ठीक है, ओके। अब ये बाकी क्वेश्चन है बेटा कल अपन डिस्कस कर लेंगे, कल अपन हेलो एल्केन पढ़ेंगे। हाँ जी, कल हम हेलो एल्केन पढ़ेंगे भाइयों।
भाइयों और बहनों, कल हम हेलो एल्केन पढ़ने वाले हैं, तो हेलो एल्केन अच्छे से पढ़ के आए, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, कल मैं डिस्कस करा दूंगा क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। ओके, कल हम हेलो एल्केन पढ़ने वाले हैं, तो बढ़िया से अच्छे से आप पढ़ के आइएगा बेटा, सारी चीजों को बढ़िया से क्लियर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।